ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिल जाती है, तो इन्हें जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। परिसीमन में साधना होगा संतुलन। 2026 में परिसीमन होने की बातें हो रही है ना, तो इसको लेकर विवाद भी हो रहा है और खासकर दक्षिण भारत के राज्य इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि जनसंख्या के आधार पर ही सीटें आपकी तय होती हैं, विधानसभा और लोकसभा की। और इसीलिए तो आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं लोकसभा में और तमिलनाडु में 39 सीटें देखने को मिलेंगी। तो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की संसद में प्रतिनिधित्व का पैमाना अभी तक 1971 की जनगणना पर ही अटका हुआ है। इसके पीछे यही तर्क रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण में सफल रहे राज्यों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व के स्तर पर संभावित नुकसान से बचाना। हालांकि यह समय सीमा 2026 में समाप्त हो रही है। अब नए सिरे से परिसीमन प्रस्तावित है, इसे लेकर बहस भी शुरू हो गई है और दक्षिणी राज्यों को आशंका सता रही है कि जनसंख्या नियंत्रण के उनके प्रयासों को नए परिसीमन को पलीता लग सकता है। और इसीलिए तो आप देख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश कह रहा है कि ज्यादा बच्चे पैदा करिए, तमिलनाडु भी कह रहा है कि ज्यादा बच्चे पैदा करिए। इसी कारण राज्यों में विरोध के स्वर भी मुखर होने लगे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने एक प्रकार से इस अभियान की कमान भी संभाल रखी है। दक्षिण के अन्य राज्य भी उत्तर भारत के वर्चस्व को लेकर सशंकित होने के कारण उनके स्वर में स्वर मिला रहे हैं। ऐसे स्वरों को शांति करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन भी दिया है कि परिसीमन में दक्षिणी राज्यों के हितों का पर कोई आघात नहीं होने दिया जाएगा। भारतीय संविधान ने एक ऐसी चुनावी प्रक्रिया की संकल्पना की थी और जिसमें प्रत्येक सांसद कमोबेश बराबर लोगों का प्रतिनिधित्व करे। संविधान के अनुच्छेद 81, 82 और 173(3) में यही व्यवस्था की गई है कि समय समय पर सीटों का नए सिरे से परिसीमन किया जाए और जिसमें जनसंख्या परिवर्तन के रुझानों को अपेक्षित रूप से समायोजित किया जा सके। और इस समय भारत का चुनावी मानचित्र 1971 की जनगणना पर अटका हुआ है और अब उत्तर प्रदेश तमिलनाडु की जनसंख्या में उतना अंतर नहीं था और जितना आज है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अभी 24 करोड़ से अधिक है, जो तमिलनाडु से लगभग दुगनी है, लेकिन उसकी लोकसभा सीटों अभी भी 1971 के स्तर पर ही है। क्या यह उचित है? और यदि परिसीमन के लिए मौजूदा जनसंख्या पैमाना बनी तो तय है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में लोकसभा की खासी सीटें बढ़ेंगी, जबकि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में सीटें अपेक्षाकृत घटेंगी। स्वाभाविक है कि दक्षिणी राज्यों के लिए यह घाटे का सौदा है और यही तो कह रहे हैं दक्षिण भारत के राज्य कि भैया हमने जनसंख्या पर नियंत्रण पाया, आप हमें फायदा देने के, यानी कि एक तरह से पुरस्कार देने की जगह दंड देने का काम करोगे। उन्हें लगेगा कि बेहतर गवर्नेंस के कारण उन्हें दंडित किया जा रहा है। दशकों से उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन से जुड़े प्रयासों में भारी निवेश किया है और जिससे जनसंख्या वृद्धि को थामा है। इसी बीच कई उत्तर भारत राज्यों में जन्म दर ऊंची बनी हुई है और इसके बावजूद उनकी राजनीतिक शक्ति बढ़ जाएगी। फिर सवाल उठेगा कि यार, लोकतंत्र में अक्षमताओं को पुरस्कृत किया जाता है। वैसे भी क्षेत्रीय छत्रप परिसीमन के मुद्दे को संघीय ढांचे के लिए अपने संघर्ष के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तमिलनाडु और केरल की दलील है कि प्रतिनिधित्व की कसौटी केवल जनसंख्या न होकर विकास संबंधी उपलब्धियों और आर्थिक योगदान भी होना चाहिए। हैरानी की बात है कि इस समय ऐसी आवाजें शांत हैं जो रह रहकर जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी का राग अलापती रही हैं। और उत्तर दक्षिण विभाजन की बहस के अलावा संभावित परिसीमन की राय में और भी चुनौतियां हैं। ऐसे ही एक मुद्दा SC/ST के लिए निर्धारित सीटों का समायोजन है। उनके प्रतिनिधित्व में जनसांख्यिकीय बदलाव झलकना ही चाहिए, पर यह सुनिश्चित करना मुश्किल है कि ध्यान रखना होगा कि इस कवायद में राजनीतिक समीकरण ना बिगड़े। एक और चुनौती शहरी ग्रामीण असंतुलन के स्तर पर होगी। तेजी से हुए शहरीकरण में दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर जैसे शहरों में जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ गई है, लेकिन संसद में उनका प्रतिनिधित्व नहीं बदला। क्या आप अपने आर्थिक महत्व के चलते शहरी केंद्रों को अधिक सीटें नहीं मिलनी चाहिए, या फिर ग्रामीण प्रतिनिधित्व को संरक्षण प्रदान कर सुनिश्चित किया जाए कि राजनीतिक गलियारों में उनकी आवाज कमजोर नहीं पड़ेगी? शहरों में भारी पैमाने पर हुए पलायन ने स्थिति और जटिल बना दी। कई शहरों में विस्थापित श्रमिकों की बड़ी आबादी है। इस तरह में काम तो शहरों में करते हैं, मगर इनमें से अधिकांश के वोट मूल स्थानों पर होते हैं। ऐसे में परिसीमन कुल आबादी के आधार पर हो या फिर पंजीकृत मतदाताओं की संख्या पर, यह पहलू भी विभिन्न क्षेत्रों के बीच संतुलन साधने में अहम भूमिका निभाएगा। परिसीमन के परिदृश्य पर संभावित समाधानों पर एक सुझाव यही दिया जा रहा है कि अगले 30 वर्षों के लिए पुरानी व्यवस्था को ही यथावत कायम रखा जाए, ताकि जनसंख्या नियंत्रण में सफल रहे राज्यों को कोई खामियाजा या ना भुगतना पड़े। हालांकि इससे वह विसंगति
कायम रह जाएगी, जहां कुछ सांसद अपने अन्य साथियों की तुलना में कहीं बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करते रहेंगे। एक समाधान यह भी हो सकता है कि लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ा दी जाए और इससे किसी क्षेत्र में सीटों की संख्या में कटौती किए बिना जनसंख्या को ही सही प्रतिनिधित्व भी मिल जाएगा। इससे किसी क्षेत्र में असंतोष भी नहीं भड़केगा। कुछ विशेषज्ञ जीडीपी, योगदान, साक्षरता दर और गवर्नेंस क्षमता जैसे कारकों को भी परिसीमन में महत्व देने की पैरवी कर रहे हैं। हालांकि यह काफी जटिल होगा और संभव है कि उत्तरी राज्यों में राजनीतिक वर्ग इसका विरोध भी करे। परिसीमन संवेदनशील मुद्दा है और जिसे सुलझाने के लिए समग्र दृष्टिकोण चाहिए और इसमें सुनिश्चित करना होगा कि सभी राज्य और प्रमुख हितधारक सक्रिय सहभागिता के साथ किसी स्वीकार्य समझौते पर सहमत हों और जिसमें प्रतिनिधित्व, गवर्नेंस और क्षेत्रीय हितों का संतुलन साधा जा सके। ऐसा संतुलन जिसमें बढ़ती आबादी से लेकर विकास के प्रति गंभीरता का बराबर ख्याल रखा जाए और उसमें कोई स्वयं को राजनीतिक हाशिए पर ना देखे और समान लोकतांत्रिक सहभागिता संभव हो सके। इस मुद्दे को संजीदगी से संभालना होगा क्योंकि परिसीमन लोकतांत्रिक शुचिता बढ़ाने के साथ ही प्रत्येक मत के महत्व और संघीय सिद्धांतों के प्रति सम्मान का भी प्रतीक होगा। लेखक लोक नीति विश्लेषक हैं, इनका नाम है आदित्य सिन्हा। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। आत्मनिर्भर बन रही है आधी आबादी, महिलाओं की बातें हो रही हैं। आज आप देखते हैं कि 8 मार्च है ना और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आज आदिकाल से ही भारत में महिलाओं का समाज प्रमुख स्थान रहा है समाज में और नारी पूजा का भाव, विचार और विश्वास भारतीय मानस में बसा हुआ है। अब इस लाइन का उपयोग निबंध कहीं लिख रहे हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो वहाँ कर सकते हैं आप लोग। और जो हमारे इतिहास में महिलाएं शक्तिशाली रही उनका भी उदाहरण दे सकते हैं। सतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है कि श्री राम के गुरु वरिष्ठ के गुरुकुल में संगीत शिक्षण उनकी विदुषी पत्नी अरुंधति ही करती थी। ऋग्वेद में भी गार्गी, मैत्री, अघोषा, अपाला, लोपामुद्रा जैसी अनेक ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है। इनका नाम भी उल्लेख कर दिया करिएगा आप लोग। दुख का विषय है कि स्त्री शिक्षा में इतनी गौरवपूर्ण और स्वर्णिम परिपाटी परवर्ती काल में खासतौर से मध्ययुग में आक्रांताओं के शासनकाल और उसके बाद फिरंगियों की गुलामी के दौरान छिन्न भिन्न होती चली गई। आज़ादी के संघर्ष के दौरान और आज़ादी के बाद महिलाओं का समाज में पुनः कुछ सम्मान बढ़ा है, लेकिन उनकी प्रगति की गति दशकों तक धीमी रही है। गरीबी और निरक्षरता महिलाओं के सशक्तिकरण में गंभीर बाधा रही है। महात्मा गांधी ने 23 दिसंबर 1936 को अखिल भारतीय महिला सम्मेलन में कहा था कि जब महिला, जिसे हम अबला कहते हैं, सबला बन जाएगी तो वे सभी को असहाय है और वे सभी जो असहाय है शक्तिशाली बन जाएंगे। बाबा साहब अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर ने भी सशक्त भारत के निर्माण में महिलाओं के महत्व को रेखांकित करते हुए लिखा कि सामाजिक न्याय के लिए महिला सशक्तिकरण जरूरी है, तभी समाज में महिला का उत्थान हो सकता है। महिलाओं के उत्थान से ही स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लोकतांत्रिक विचारों के साथ समाज का पुनर्निर्माण संभव है। अब आप देखिए, महिलाओं की हिस्सेदारी मिलना चाहिए उन्हें। आधी आबादी है महिलाओं की लगभग, तो आप देखते हैं कि महिलाओं की क्या समस्या है, उनका किस तरह से समाधान हो सकता है, ये महिलाएं ही बेहतर समझ सकती हैं। और जहां उन्हें हिस्सेदारी मिल रही वहां बहुत बेहतर कर्तव्य दिखा भी पा रही महिलाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता दिलाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम का संदेश महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ठोस और तेजी से कदम उठाने की आवश्यकता पर बल देना है। मोदी सरकार इस दिशा में सक्रिय है। हमारी सरकार ने विभिन्न नीतियों और योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण हेतु अनेक ठोस कदम उठाए हैं। ये नीतियां महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्वतंत्रता, सुरक्षा और राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाई गई है और पिछले 10 वर्षों में महिला सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई विभिन्न योजनाओं का जमीन पर लाभ दिखना शुरू हो गया है। गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान करना हो, स्वास्थ्य और सुविधा में सुधार हेतु उज्ज्वला योजना हुई या फिर बालिकाओं की शिक्षा और भविष्य की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना हो, महिलाओं और बेटियों का हित भारत सरकार की प्राथमिकता है। मातृत्व लाभ अधिनियम में संशोधन कर महिला कर्मियों को मिलने वाले मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दी गई है। मोदी सरकार द्वारा छोटे व्यवसायियों की मदद के लिए शुरू की गई मुद्रा लोन योजना में महिलाओं की भागीदारी 69% है। इस सरकार की पहलों के रूप में आप लोग इनका उल्लेख कर सकते हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है और इसके अलावा स्टैंड अप इंडिया के तहत खास तौर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग की महिलाओं को ऋण दिया जाता है, जिसके तहत अब तक 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण स्वीकृत किए जा
जा चुके हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मिशन शक्ति जैसी योजनाएं एवं सेल्फी विद डॉटर जैसी पहलों ने बालिकाओं युवतियों के लिए नया आसमान खोला है। महिला स्वयं सहायता समूहों यानी कि SHG सशक्तिकरण योजना द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिला समूहों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए नए कीर्तिमान बनाए जा रहे हैं। आज भारत की नारी एक नए आर्थिक क्षितिज की ओर भी अग्रसर है। शिक्षा सफलता की महत्वपूर्ण सीढ़ी मानी जाती है। मोदी सरकार के शासन में उच्च शिक्षा में महिलाओं की स्थिति संतोषजनक रूप से बढ़ रही है। 2015-16 के बाद से उच्च शिक्षा में नामांकन दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। महिला नामांकन दर 1.57 करोड़ से बढ़कर 2.18 करोड़ हो गई है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम द्वारा संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करने का अद्वितीय कार्य हो। 3 तलाक कानून द्वारा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हो। पुलिस बल में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए महिला बटालियनों का गठन हो अथवा शिक्षा को और कौशल विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए नए संस्थान और ट्रेनिंग प्रोग्राम हो। मोदी सरकार महिलाओं की अग्रणी भूमिका को सुनिश्चित करने के लिए कृत संकल्पित है। कला, खेल, अभिनय और राजनीति से लेकर सरकारी नौकरियों और प्रोफेशनल जगत सभी क्षेत्रों में भारतीय महिलाएं अपनी भागीदारी न सिर्फ सुनिश्चित कर रही हैं बल्कि अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करते हुए अपनी धाक भी जमा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब विकसित भारत के लिए अपने 4 स्तंभों की बात करते हैं तो उसमें महिलाएं भी एक हैं, और जब विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में महिलाओं की चतुर्दिक भूमिका होने वाली है तब हमें महिलाओं की क्षमता समझने की जरूरत है। विकसित एवं सशक्त भारत की निर्माण यात्रा महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण के जरिए ही संपन्न होगी। लेखिका केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, इनका नाम है अन्नपूर्णा देवी। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। हंसना जरूरी है। हंसना शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक एवं बौद्धिक विकास के लिए अत्यंत सहायक है। हंसी अनेक समस्याओं का समाधान है। हंसी दुखी दिल के घाव को भरने वाला मरहम है। हमारे चेहरे का व्यायाम है और मन का आराम है। सेहत का एक मंत्र यह है कि आप खुलकर हंसें। बात बेबात हंसते और हंसाते रहना सफल एवं सार्थक जीवन का मंत्र है। पर कई बार पूरा दिन बिना हंसे निकल जाता है। उदासी बेचैनियों के बादल छाए रहते हैं। हंसी के बिना बीता दिन अंधेरे में रहने जैसा है। आप अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश तो करते हैं पर उसे साफ साफ नहीं देख पाते हैं। हंसना एक ऐसा सकारात्मक भाव है जो व्यक्ति के न केवल आंतरिक बल्कि बाहरी स्वरूप को भी समृद्धशाली एवं प्रभावी बनाता है। हास्य एक शक्तिशाली भावना है जिसमें व्यक्ति को ऊर्जावान और संसार को शांतिपूर्ण बनाने की क्षमता है। हास्य व्यक्ति में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। जब व्यक्ति समूह में हंसता है तो उसकी हंसी से सकारात्मक ऊर्जा संपूर्ण परिवेश में व्याप्त हो जाती है। आज के अशांत, चिंतित एवं तनावपूर्ण परिवेश में व्यक्ति अपनी मुस्कुराहट एवं हंसी को भूलता जा रहा है। फलस्वरूप उच्च रक्तचाप, शुगर, माइग्रेन, हिस्टीरिया, पागलपन, अवसाद आदि को नियंत्रण दे रहा है। हंसने से शरीर में ऊर्जा और ऑक्सीजन का संचार अधिक होता है। शरीर से दूषित वायु बाहर निकल जाती है और जोर जोर से हंसने से पूरे शरीर में प्रत्येक अंग को गति मिलता है और शरीर के सभी अवयव ताकतवर होते हैं और पाचन तंत्र अधिक कुशलता से कार्य करता है। हमें हंसाने वाले लोग हमारी स्मृतियों में बस जाते हैं। हंसना एक उपहार है जिससे जीवन समृद्ध होता है। हास्य एक सार्वभौमिक भाषा है। इसमें जाति, धर्म, रंग, लिंग से परे रहकर मानवता के समन्वय की क्षमता है। यह मनुष्य से मनुष्य को जोड़ने का उपक्रम भी है। तो खुश रहिए हर हाल में, समझ रहे हो आप लोग। और आप देखिए कि मैं कहता हूँ जिंदगी ही बदल जाती है। एक तो आप देखेंगे कि अपना 100% दीजिए अपने काम में और ईमानदार रहिए अपने काम के प्रति, और ईमानदारी से जो है अपने पास उसमें खुश रहने की कोशिश करिए। वेटेन की लीपापोती। इस पर आश्चर्य नहीं है कि लंदन में विदेश मंत्री एस जयशंकर के समक्ष खालिस्तान समर्थकों की उत्पाद और भारतीय ध्वज के अपमान पर ब्रिटेन सरकार की सफाई भारतीय विदेश मंत्रालय को रास नहीं आई। लेकिन भारत को असंतोष प्रकट करने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। उसे ब्रिटेन को इसके लिए बाध्य करना चाहिए कि वह ऐसी भारत विरोधी हरकतों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करे। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं और यह किसी से छिपा नहीं कि ब्रिटेन में हर बार निंदा आलोचना करके कर्तव्य की स्थिति कर ली। यह मानने के अच्छे भले कारण है कि ब्रिटिश सरकार राजनीतिक कारणों से अपने यहाँ सक्रिय खालिस्तान समर्थकों की भी भारत विरोधी गतिविधियों से मुंह मोड़े हुए और इसी कारण उनका दुस्साहस बढ़ता चला जा रहा है। अतीत में भी भारतीय उच्चायोग पर धावा बोलने के साथ गुरुद्वारा पहुंचे भारतीय उच्चायुक्त पर हमले की कोशिश कर चुके हैं। इसके अलावा वे जब तब सार्वजनिक रूप से भारतीय ध्वजों का अपमान करते रहते हैं और अपनी दुष्टता के खिलाफ आवाज उठाने
वाले उठाने वाले ब्रिटिश सिखों को धमकाते भी रहते हैं। इसका कारण यही कि ब्रिटेन उनसे कड़ाई से निपटने के लिए तैयार नहीं है। भारत ने यह सही कहा है कि खालिस्तान समर्थक तत्वों को यह पता है कि ब्रिटिश सरकार उनके खिलाफ कुछ नहीं करेगी। यह ब्रिटेन खालिस्तान समर्थक तत्वों को मूक समर्थन देते रहते हैं, तो भारत को मुक्त व्यापार समझौता संबंधी बाधाओं को स्थगित करने की हद तक जाने से संकोच नहीं करना चाहिए और इसी के साथ उसे खालिस्तान समर्थक तत्वों की पहचान कर उनके OCI यानी विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड रद्द कर उनके भारत आने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त भारत में उनकी संपत्तियों को भी जब्त किया जाना चाहिए और इस तरह की कार्रवाई ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आदि में रह रहे खालिस्तान समर्थकों के भी खिलाफ करनी चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन की तरह वे इन देशों में भी बेलगाम है। वे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में अनेक हिंदू मंदिरों को निशाना बना चुके हैं। भारत को यह समझना होगा कि पश्चिमी देश उसकी नाराजगी को हल्के में लेते हैं और जानबूझकर खालिस्तान समर्थकों की अनदेखी करने में लगे हुए हैं। जब भारत अपनी कठोर कार्रवाई से इस देश को यह संदेश देगा कि वह खालिस्तानी अतिवादियों की हरकतों को सहन करने के लिए तैयार नहीं है, तभी वे अपने लीपापोती वाले रवैये का परित्याग करने के लिए तैयार होंगे। भारत को विदेश में सक्रिय खालिस्तानी चरमपंथियों को इसलिए गंभीरता से लेना होगा क्योंकि उनकी आक्रामकता बढ़ती जा रही है। वे खुद को संगठित करके अपनी आर्थिक ताकत बढ़ाने की फिराक में है। उनकी गतिविधियां भविष्य में भारत और विशेष रूप से पंजाब में माहौल खराब कर सकती हैं। इसके पहले स्थितियां बिगड़े, भारत को सक्रिय होना होगा। सतर्कता जरूरी है। तकनीकी सुविधाएं बढ़ने के साथ ही झारखंड में साइबर अपराध का दायरा भी लगातार बढ़ रहा है। ATM, क्रेडिट कार्ड बंद होने के नाम पर, योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर, नौकरी एवं अन्य सुविधाएं देने के नाम पर और कभी निवेश तो कभी लॉटरी के नाम पर लोगों को साइबर ठग बेवकूफ़ बनाकर उनकी गाड़ी कमाई बैंक खातों से उड़ा रहे हैं। गूगल पर फर्जी नंबर डालकर भी साइबर ठगी बैंकों, कंपनियों और संस्थानों के फोन कॉल अपने पास मंगाकर लोगों को ठग रहे हैं। जाहिर है कि गूगल जैसी बड़ी कंपनियों से लेकर पुलिस तक को इस पर रोक लगाने के लिए गंभीरता से प्रयास करने होंगे। वहीं आम आदमी के लिए यह आवश्यक है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा सतर्कता बरते और हड़बड़ी में या फिर दबाव में या बिना सोचे समझे फोन कॉल पर अथवा इंटरनेट पर कोई निर्णय लेकर उसे का रूप नहीं दे। CID ने हाल ही में नालंदा के एक ऐसे ठग को गिरफ्तार किया है जिसने गूगल पर एक सीमेंट कंपनी के फोन नंबर की जगह अपना नंबर डाल दिया था और उसके झांसे में आकर एक व्यक्ति ने उसे सीमेंट के ऑर्डर देते हुए 20 लाख रुपए से अधिक का भुगतान कर दिया। कस्टमर केयर के नंबर बदलकर अपना नंबर डाल देने से अगर साइबर ठग सफल हो रहे हैं तो इसे पुलिस और संबंधित वेबसाइट की विफलता कहा जा सकता है। सभी को मिलकर ऐसी घटनाओं पर विराम लगाना होगा। झारखंड से बहुत खबरें आती रहती हैं। ये हमारा प्यारा भारत है, ये झारखंड है। रांची इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। क्या? रांची। और बिहार देखिए इसकी सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लगती है। संतोष गंगवार यहाँ के राज्यपाल हैं। चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन हैं। 15 नवंबर सन 2000 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में आप देखेंगे 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या झारखंड, ये याद रखिएगा। ये चंद अन्वेषण में निजी कंपनियों का बढ़ता दखल। 20वीं सदी के उत्तरार्ध तक चंद अभियानों की बागडोर पूरी तरह से सरकारी अंतरिक्ष एजेंसियों के हाथों में थी। अमेरिका की नासा, रूस की रॉस्कोस्मोस और भारत की इसरो जैसी अंतरिक्ष एजेंसियों की चंद अभियानों का संचालन करती थी। लेकिन 21वीं सदी में यह परिदृश्य बदल रहा है। अब निजी कंपनियां भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं और चंद अन्वेषण में तेजी से अपनी उपस्थिति भी दर्ज करा रही हैं। हाल ही में अमेरिकी निजी कंपनी फायरफ्लाई एयरोस्पेस ने अपने ब्लू घोस्ट लैंडर को सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतार कर इतिहास रच दिया है। यह मिशन नासा के कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज के तहत भेजा गया तीसरा मिशन था। हाल के वर्षों में कई निजी कंपनियां चंद अभियानों में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। स्पेस एक्स, जो एलन मस्क की कंपनी है, न केवल पृथ्वी की कक्षा में मिशन भेज रही है बल्कि उसने नासा के आर्टेमिस मिशन के लिए स्टारशिप रॉकेट भी विकसित किया है, जो भविष्य में चंद्रमा पर इंसानों को ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ब्लू ओरिजिन, जो जेफ बेजोस की कंपनी है, चंद्रमा के लिए नई लैंडर और अंतरिक्ष यान विकसित कर रही है। इंट्यूटिव मशीन भी नासा के सहयोग से चंद्रमा पर मिशन भेज रही है, जबकि जापान की आई स्पेस अगले वर्ष नए मिशन के साथ चंद्रमा पर उतरने की योजना बना रही है। फायरफ्लाई एयरोस्पेस का ब्लू घोस्ट लैंडर एक महत्वपूर्ण मिशन है जो चंद अन्वेषण में निजी कंपनियों की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। यह लैंडर जनवरी 2025 में फ्लोरिडा से प्रक्षेपित किया गया था। यह 4 पैरों पर वाला एक छोटा रोबोटिक यान है जिसकी ऊंचाई 2 मीटर है। इस लैंडर में एक विशेष वैक्यूम उपकरण और ड्रिल
लगी है, जो चंद्रमा की सतह से 10 फीट की गहराई तक खुदाई कर सकती है और वहां का तापमान रिकॉर्ड कर सकती है। चंद अन्वेषण में निजी कंपनियों की बढ़ती भागीदारी के पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि सरकारी अंतरिक्ष एजेंसियों के पास सीमित बजट होता है, जबकि निजी कंपनियां अल्प लागत में अधिक प्रभावी समाधान देने में सक्षम है। उदाहरण के लिए नासा के अपोलो मिशन पर अरबों डॉलर खर्च हुए हैं, जबकि निजी कंपनियां अपने मिशनों को कम बजट में संचालित कर रही हैं। तकनीकी नवाचार भी में भी एक बड़ा कारण है। निजी कंपनियां अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग कर रही हैं और जिससे अंतरिक्ष अभियानों की लागत कम हो रही है और मिशनों की सफलता दर बढ़ रही है। इसके अलावा चंद्रमा पर संसाधनों के दोहन की संभावना भी है, निजी कंपनियों को आकर्षण कर रही है। भविष्य में चंद्रमा पर हीलियम 3 पानी और अन्य खनिजों का खनन किया जा सकता है और जिससे इन कंपनियों को आर्थिक लाभ मिलेगा। क्या मिलेगा? आर्थिक लाभ। ये आप देखिए टिप्पणियाँ रहती है, देखना हुआ अगर देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहाँ डाल दी जाती है, तो जाकर डाउनलोड कर लिया करिएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, विकसित भारत में स्त्री शक्ति की भूमिका। अब आप देखते हैं कि महिलाओं की भूमिका के बारे में आप लोग इस पॉइंट शामिल कर सकते हैं। पिछले 1 दशक से हमारा देश निरंतर तीव्र गति से विकास पथ पर अग्रसर है। इसमें पुरुषों के साथ ही महिलाओं का भी योगदान है, परंतु कई क्षेत्रों में यह देखने में आ रहा है कि महिलाओं का योगदान अपेक्षित रूप से देश के विकास की धारा में शामिल नहीं हो पा रहा है। हालांकि इसके अनेक कारण हैं, जिन्हें समझते हुए इन्हें दूर किया जाना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि जब तक नारी जागरूक होकर राष्ट्र निर्माण में योगदान नहीं देगी, तब तक विकसित भारत का स्वप्न अधूरा ही रहेगा। नारी मात्र गृहस्थी की शोभा भी नहीं, परंतु अपितु समाज का आधारशिला भी है। अनेक बाधाओं के बावजूद वह अपने परिश्रम और दृढ़ संकल्प से कार्य क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। परंतु यह प्रश्न आज भी वैश्विक विचार विमर्श का विषय है कि क्या यह प्रगति पर्याप्त है। नारी केवल परिवार की धुरी ही नहीं है, बल्कि राष्ट्र की प्राण शक्ति भी है। यदि भारत को आर्थिक दृष्टि से सशक्त बनाना है तो नारी की सहभागिता अनिवार्य है। विश्व बैंक के अनुसार यदि भारत में नारी की श्रम शक्ति की भागीदारी 50% से अधिक हो जाए तो अर्थव्यवस्था में 700 अरब डॉलर की वृद्धि संभव है। इससे यह भी पता चलता है कि नारी शक्ति का उत्थान हुए बिना कोई भी राष्ट्र समग्र विकास का स्वप्न नहीं देख सकता है। देखिए, विश्व बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, जुलाई 1944 में स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सरकारी नीति और प्रावधान, नारी को श्रम क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करने के लिए सरकार ने कई योजनाएं कानून लागू किए हैं। आज महिला कर्मचारियों को 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाता है ताकि वे मातृत्व और अपने करियर के बीच संतुलन बना सके। समान वेतन अधिनियम 1976 स्त्री और पुरुष को समान कार्य हेतु समान वेतन देने की गारंटी देता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। यह मात्र एक नारा नहीं है, बल्कि यह बहुत बड़ा सामाजिक आंदोलन है जिसने बेटियों के प्रति समाज का नजरिया बदला। इसकी एक बड़ी उपलब्धि यह रही कि इससे देश में लिंग अनुपात में सुधार हुआ है और बालिकाओं की शिक्षा में बढ़ोतरी हुई है। इसके अतिरिक्त महिला श्रमिक सुरक्षा योजना महिला श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई है। स्टैंड अप इंडिया योजना महिलाओं एवं अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित करती है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके। कार्यस्थल पर महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2013 एक महत्वपूर्ण कदम है, जो कार्यस्थल पर उनके अधिकारों की रक्षा करता है। समाज की भूमिका, तो कोई भी कानून तभी प्रभावी हो सकता है जब समाज भी उस बदलाव का पक्षधर हो। इस लिहाज से केवल सरकारी योजनाएं ही पर्याप्त नहीं है, समाज को भी नारी के श्रम और योगदान को उचित सम्मान देने के लिए जागरूक होना पड़ेगा। भारतीय समाज में जब भी पुरुष प्रधान मानसिकता मौजूद है जो नारी के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है, इस स्थिति को बदलने में परिवार का सहयोग या आप देखते हैं कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि घर का वातावरण सहयोगी होगा तो नारी आत्मनिर्भर बन सकती है। शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण महिलाओं को कार्य क्षेत्र में अधिक सक्षम बनाते हैं और नारी को समान वेतन देने का मुद्दा वैश्विक चिंतन का विषय है। संयुक्त राष्ट्र बार बार वेतन समानता का आह्वान कर रहा है और सतत विकास लक्ष्यों में लैंगिक समानता को एक प्रमुख लक्ष्य बनाया। संयुक्त राष्ट्र महिला एवं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में महिलाएं पुरुषों की तुलना में औसतन 20% कम वेतन पाती हैं और यह अपने आप में एक बड़ी विडंबना है। इस समस्या के समाधान के लिए यूएन वुमेन और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने समान वेतन अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन की शुरुआत की है और जिससे पूरे विश्व में समान वेतन
की नीति बनाई जा सके। G7 और आप देखेंगे G20 समिट में भी यह विषय चर्चा का प्रमुख बिंदु रहा है। भारत भी इस मुद्दे पर सक्रिय भूमिका निभा रहा है। नारी वेतन विषमता के कारण विश्व के अनेक देशों में आज भी महिलाएं समान वेतन पाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। इसके कई कारण हैं, जिनमें सामाजिक दृष्टिकोण प्रमुख है। कई स्थानों पर महिलाओं को द्वितीय कमाने वाली माना जाता है और जिससे उनको कम वेतन दिया जाता है। कार्यस्थल में शीर्ष पदों पर पुरुषों का वर्चस्व भी वेतन असमानता का मुख्य कारण है, क्योंकि निर्णय लेने वाले पदों पर महिलाओं की कम उपस्थिति उनके वेतन और पदोन्नति को प्रभावित करती है। और इसके अतिरिक्त महिलाएं कार्यस्थल और परिवार के बीच संतुलन बनाने के प्रयास में पदोन्नति और वेतन वृद्धि से वंचित रह जाती हैं। महिलाएं पर्याप्त वेतन बनाने की मांग करने से हिचकिचाती हैं और जिससे वे आर्थिक रूप से पिछड़ा जाती हैं। यदि नारी को कार्य क्षेत्र में समान अवसर, वेतन और सम्मान मिले तो विकसित भारत का सपना शीघ्र ही साकार हो सकेगा। सरकार की नीतियों और वैश्विक विचार विमर्श के साथ यदि सामाजिक मानसिकता भी परिवर्तित हो तो यह समस्या दूर हो सकती है। जब नारी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में समान भागीदारी निभाएगी तब ही भारत पूर्णतः विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा। किसी समाज के प्रभावशाली विकास के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण जैसा कोई साधन नहीं है, क्योंकि कोई भी देश यश के शिखर पर तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि उनकी महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर ना चलें। और आधी आबादी को पीछे छोड़कर कहां हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। महिलाओं को सशक्त बनाना बड़ा आर्थिक निर्णय है। भारत के गांव और नगरों में एक मूक किंतु शक्तिशाली बदलाव नजर आ रहा है। महिलाएं उद्यमी और बदलावकर्ता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। यह बदलाव आर्थिक अवसरों का लाभ उठाने से भी जुड़ा है। आर्थिक सशक्तिकरण रोजगार तक सीमित नहीं है। इसका अर्थ है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए सशक्त बनाना है। लोगों के सोच में बदलाव आने लगा, लेकिन सिस्टम की चुनौतियां कायम है। वस्तुतः एक शिक्षित महिला आर्थिक संपत्ति होती है। एक बालिका को 1 साल की अतिरिक्त शिक्षा मिलने से भविष्य में उसकी कमाई की संभावना 10 से 20% तक बढ़ जाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने खासतौर पर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं गणित में लिंग अंतराल को दूर करने के लिए सराहनीय कदम बढ़ाए। शिक्षा केवल डिग्री तक सीमित नहीं है। शिक्षा के लिए वह कौशल भी मायने रखता है जो छात्रों को रोजगार उद्यमिता के लिए सक्षम बनाए। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार जब महिला कमाती है तब वह अपनी आय का 90% हिस्सा तक अपने परिवार के कल्याण में निवेश कर देती है, जबकि पुरुष के मामले में यह आंकड़ा 30 से 40% है। और इन आंकड़ों को देखते हुए नीति निर्माताओं को महिलाओं द्वारा संचालित उद्यमों में अवश्य निवेश करना चाहिए। और कई ऐसे संगठन हैं जिन्होंने देश में बड़ी संख्या में महिलाओं को सशक्त बनाया, उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाकर आर्थिकी को गति प्रदान की है। महिलाओं द्वारा संचालित स्टार्टअप्स निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि सही सहयोग मिलने पर महिलाएं न केवल अर्थव्यवस्था में योगदान देती हैं बल्कि इसका नेतृत्व भी करने लगती हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में आ रही इस बदलाव को हाल ही में नीति आयोग की रिपोर्ट भी प्रस्तुत किया है और जिसके अनुसार देश में उद्यमिता में सक्रिय महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2019 से 2024 के बीच अर्ध शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण लेने वाली महिलाओं की संख्या 60% बढ़ गई है। ये आंकड़ा देश में बढ़ती वित्तीय समावेशन और लघु उद्यमों के विकास की ओर इशारा करती है। वर्ष में 2019 के बाद से बिजनेस लोन में महिलाओं की हिस्सेदारी भी 14% बढ़ गई है। दिसंबर 2024 तक बिजनेस के लिए लोन लेने वाली महिलाओं की संख्या 35% तक पहुंच गई है, जिससे स्पष्ट है कि भारत की उद्यमिता की कहानी में महिलाओं की भूमिका निरंतर बढ़ रही है। यह आंकड़ा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और देश के आर्थिक विकास में उनके सक्रिय योगदान को दर्शाती है। महिलाओं को सशक्त बनाने से न केवल उनके जीवन में बदलाव आता है बल्कि उनके आने वाली पीढ़ियों में भी बदल जाती है। और अध्ययन से यह भी साफ हो चुका है कि एक पढ़ी लिखी महिला के द्वारा अपने बच्चों को स्कूल भेजने की संभावना दुगना बढ़ जाती है। जब महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती हैं तब वे पूरे समाज के कल्याण को सुनिश्चित करती हैं और इस तरह बाल विवाह की दर में कमी आती है, बच्चों की शिक्षा में सुधार होता है, साथ ही गरीबी का चक्र भी टूटता है। भारत के गांव में महिलाएं अपना भाग्य स्वयं लिख रही हैं और वे अपनी आजीविका चलाने के दायरे में बढ़कर सफलता की ओर अग्रसर भी हो रही। महिलाओं के विकास में निवेश अर्थव्यवस्था को स्मार्ट बनाने का सही तरीका है। आर्थिक विकास सिर्फ बुनियादी सुविधाओं, उद्योगों या विदेशी निवेश तक ही सीमित नहीं है, यह लोगों के साथ जुड़ा है। भारत का सबसे बड़ा संसाधन महिलाएं ही हैं, जिनका सदुपयोग अर्थव्यवस्थाओं की प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। और इस तरह से आप देखेंगे जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं उनकी कहानी कवर होती है। राजनीति की बात हो रही, एआई के उपयोग में विसंगतियां, स्वास्थ्य सेवाओं में एआई का उपयोग बढ़ रहा है, परंतु इसकी राय में विसंगतियां भी कम नहीं। इस समस्या को समझते हुए अभी से दूर करने का प्रयास, देखिए आप लोगों को मालूम होना चाहिए, कई बार हम लोग इस पर बात कर चुके हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म पर मिल जाती है ना, तो वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। एआई पर एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा, हर पहलू को उसकी समझ के रखिएगा। अब आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो बता सकते हैं। धन्यवाद।